हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल यार पब्लिकेशन। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम से आपकी बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है। और अभी तो ठंड है, ठंड का मौसम है, थोड़ा सा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, बट यही वो टाइम है जब आपको ठंड में भी पढ़ना जाओ और बच्चे रजाई ताने सो रहे होंगे। ठीक है, आपको क्या है, पढ़ाई करनी है प्रॉपर चेयर पे बैठ के, टेबल के साथ, ऐसे नहीं रजाई में घुसोगे। देखो रजाई में घुसते हैं ना तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। ठंडों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो उसके चक्कर में फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, रोज का हो जाएगा ये हालत। अब ठंड तो 2-3 महीने रहेगी, तो 2-3 महीने का मतलब ये नहीं आप पढ़ाई नहीं करो। नया साल भी आ गया है, ठीक है, आपने अपने गोल भी सेट कर लिए, आपने रेजोल्यूशन भी ले लिया कि नौकरी चाहिए, तो अब एक ही चीज़ बचती है, वो है पढ़ना। और बिना पढ़े तो चाहे कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता, नौकरी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं आपके 2026 में, तो उसके लिए अब आई होप सही समय है कि अब आपको एकदम से लग जाना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, जब तक आपका जो सपना है जो नौकरी का, वो आपका पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में AR पब्लिकेशन भी आपका एक साथी बन रहा है आपके इस जर्नी में। तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं आपका रेलवे का फाउंडेशन बैच। जीएस में जो हमारा सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया है वो है आपका साइंस, और साइंस में हम फिजिक्स करा रहे हैं। देखो फिजिक्स के लगभग आपके 16 लेक्चर आएंगे। 16 लेक्चर में आपके जो लेक्चर है, मैं अभी आपके पास पहुंचा है, ये हमारा 7th नंबर ऑफ लेक्चर है। ठीक है, तो लगभग अभी 8 लेक्चर और आ सकते हैं। ठीक है, 8 से 9 लेक्चर अभी और आएंगे, और उसमें हमारी पूरी की पूरी जो फिजिक्स है वो खत्म हो जाएगी। फिजिक्स के बाद प्रोबेबली हम केमिस्ट्री करेंगे, केमिस्ट्री के बाद देन हम करेंगे आपका बायो। ठीक है, तो जिस बच्चों ने भी अगर अभी तक नहीं देखे हैं बाकी लेक्चर, इस लेक्चर पे पहली दफा आए हैं, तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आपको साइंस की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में साइंस का रेलवे साइंस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो वहां पे जाके जो भी हमारी क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, आपने नहीं देखी है तो पहले जाके आप उनको देखो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक हम चीजों को पढ़ा रहे हैं, और अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, देखो मैं बता रही हूँ, 100% तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन और बच्चों से एज पे आप जरूर रहने वाले हो। अगर आपका 25 सवाल आता है सपोज किसी आपके पेपर में, तो आप 22+ सवालों को कर पाओगे अगर ये लेक्चर अच्छे से देख के जाते हो। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कराए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। प्रैक्टिस को होमवर्क भी मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, वो किताब से, ये जो किताब पीछे दिख रही है, इस किताब से आप करोगे तो कैसे हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा, आपकी मेहनत तो सर्वोपरि है, उसके बाद हमारा जो भी हो रहा है, हम अपनी तरफ से जो कर पा रहे हैं वो मैं आपके लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो जाके प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर देख लो अगर नहीं देखे हैं तो, और इसको सीरियस लो। ऐसा नहीं है कि मतलब एक हमारे दिमाग में रहता है ना कि जब तक कोई चीज़ आपको पैसे में नहीं मिल रही है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। जैसे ही मैं आपसे इसके 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये जो भी है मैं चार्ज करना शुरू करूँ, तब आपको लगेगा नहीं चार्ज कर रहे हैं इट मीन्स बहुत क्वालिटी कंटेंट। ऐसा नहीं होता है, बिना चार्ज किए भी, एक पैसा लिए भी आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें, लेक्चर को देखें। आप जितना हो सके इस फ्री बैच का उतना बेनिफिट लो। साइंस में मैं बोल रही हूँ, आपको भरोसा हो या ना हो, ठीक है, कि 22+ जो क्वेश्चन है आपके, 90% जो क्वेश्चन है ना वो हमारे सही होने वाले हैं, कोई भी साइंस का एग्जाम हो, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप यहाँ से देखोगे, किताब से पढ़ोगे, और उसके बाद खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है एडवांस बच्चों को, मैं बेसिक से बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें करा रही हूँ कि जो हमारा बच्चा है जिसका बैकग्राउंड नहीं रहता है साइंस का, आर्ट साइड से है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है उसका, तो उसको साइंस उतनी समझ नहीं आती है। लेकिन साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो साइंस बहुत ही आसान लगने लगता है। तो वही यहाँ पे मेरी कोशिश है कि जितना हो सके आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएं, ताकि आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, और आज हम पढ़ेंगे आपका वेव्स, तरंगे। ठीक है, तरंगे पढ़ेंगे, क्या होता है मेनली हमारा आपका साउंड वेव से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। साउंड क्या, साउंड भी एक प्रकार की तरंग है। मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, तो क्या है, एक वेव की फॉर्म में आपके पास जो मेरी आवाज है वो जा रही है। कैसे जा रही है, क्या होता है वेव्स, हम सारी की सारी चीजों को यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले तरंग क्या होती है, वो सब गाना सुना होगा ना आपने, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार बावरे, मन में हलचल सी मच जाएगी, तो सिंबल वही है। आप किसी भी पानी में जब कंकड़ फेंकते हो, ठहरा हुआ पानी है, ठहराव में एकदम शांत जल है, जैसे उसमें कंकड़ी फेंकोगे, उसमें आपने देखा होगा ऐसे करके लहरें उठनी शुरू हो जाती है साइडों में, इस पिक्चर में भी देख सकते हो, तो वो क्या है, वो एक वेव है। ठीक है, वेव है।
वेव में क्या होता है कि हमारी ऊर्जा जो है, ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, देखते हैं, हमारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन जो हमारा पदार्थ है, मैटर है, पार्टिकल्स है, उनका स्थानांतरण नहीं होता है। देखते हैं क्या है, तरंग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, एक प्रकार का क्या है, विक्षोभ है, जो ऊर्जा एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, लेकिन बिना पदार्थ के वास्तविक स्थानांतरण के। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जा रही है। जो मैंने छोड़ी एनर्जी, वो क्या है, हमारी वेव्स की फॉर्म में जा रही है। एक पार्टिकल में एनर्जी आई, उससे दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में गई, तीसरे से चौथे में गई, यही तो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल मतलब पूरा पूरा मैटर उठ के दूसरी जगह जा रहा है, ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक से दूसरे में। ओके, अ वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम एनी प्लेस टू अनदर विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। ठीक है, ट्रांसफर मैटर का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। स्टेटमेंट में कल वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है, कि हमारा मैटर का ट्रांसफर होता है, तो आप उसको गलत मार्क करेंगे, सही नहीं करके आ जाना है। अब देखो, हमारा जो तरंग है, जो वेव्स है, वो आखिर जनरेट कैसे होती है, जनरेशन ऑफ वेव्स कैसे होता है, देखते हैं। जब किसी वस्तु को आवर्त दोलन, पहले पढ़ लूं उसके बाद समझाते हैं, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन में हिलाया जाता है, तो उसके आसपास के कण भी दोलन करते हैं और हमारी तरंग बनती है। यही कारण है कि तार को खींचने पर तरंग बनती है। मतलब कि जो हमारा गिटार बजाया होगा ना, किसी ने बजाया हो गिटार, तो गिटार के वायर को जब खींचते हैं तो हमारा क्या, उसमें एक प्रकार की वेव जनरेट होती है, वेव। ठीक है, कोई भी तार ऐसे स्ट्रेच है पूरा, उसमें ऐसे मारना, एक उंगली मारना, तो आपको बहुत देर तक झंझनाहट सी महसूस होगी। वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारी, वो आपकी एक प्रकार की क्या है, वो आपकी वेव है। ठीक है, वो हमारी क्या है, एक प्रकार की वेव है। अब वेव बनती क्यों है, तरंग हमारी होती क्यों है, कभी सोचा है? तरंग आपकी वाइब्रेशन की वजह से होती है। तरंग किसकी वजह से बनती है, हमारे वाइब्रेशन की वजह से। अब आपके दिमाग में आएगा, ये हमारा भाई वाइब्रेशन क्या है? ठीक है, ये हमारा वाइब्रेशन क्या होता है? तो वाइब्रेशन जो होता है, मतलब कि किसी भी वेव का आगे पीछे मोशन होना, जैसे कि पेंडुलम देखा है, या फिर कोई और चीज है, जैसे एक जगह से ऐसे करके आगे जा रही है, पीछे जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, मतलब कि वो क्या है, हमारी लगातार जो है आपका मोशन कर रहा है, लगातार क्या है हमारा, उसमें मोशन हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, इसी से हमारी वाइब्रेशंस जनरेट हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी वाइब्रेशंस जो है वो आपकी जनरेट होती है। तो आगे समझ में, वेव क्या है, जिसमें आपका ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, तरंग कैसे बनती है, कोई भी वस्तु आवर्त दोलन, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, वही है आगे पीछे एकदम से, मतलब जैसे पेंडुलम का होता है ना मोशन, कि मतलब पर्टिकुलर समय के बाद वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब सेम पोजीशन पे वापस आता है। सेम इसमें होगा, आगे पीछे ऐसे करके आपका जो है मोशन देखने को मिलता है। उसकी वजह से ही हमारी वाइब्रेशन जनरेट होती है। ठीक है, तो अब जैसे ये चीज कहीं जाके लगी, यानी कि जैसे यहाँ पे था, ये एनर्जी यहाँ पे थी, अब जैसे ये जो है किसी और दूसरे कण पे जाके लगेगा। अब ये जो जब दूसरे कण पे जाके छुआ या फिर टच हुआ, लगा, तो उसमें भी वाइब्रेशन आ जाएगा। अब वो किसी और पे लगेगा, उसमें भी वाइब्रेशन आ जाएगा, वो किसी और पे लगेगा, फिर वो उसमें भी वाइब्रेशन आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी एनर्जी जो है ना, वो स्थानांतरित हो रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका कि जो तरंग है, हमारी वेव्स हैं, वो कितने प्रकार की होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपका मीडियम की आवश्यकता होती है प्रोपोगेशन के लिए, नहीं होती है, उसके आधार पे कितनी प्रकार की होती है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि साउंड इज अ वेव, की जो हम ध्वनि होती है वो एक प्रकार की तरंग है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से बोला, किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पे खड़े होकर, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है इसे बनाने के अलावा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, मेरे बोलने की वजह से ये है हवा, ये हवा में कण मौजूद होते हैं, आपको पता है पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर। तो मैंने बोला, मेरे बोलने के बाद ये पार्टिकल वाइब्रेट हुए, ये पार्टिकल वाइब्रेट हुए, यानी इनके अंदर एक एनर्जी आई। अब ये पार्टिकल जाके इनसे टकराए, आगे वालों से टकरा गए। ठीक है, ये जैसे इनसे टकराया, ये इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, ये इससे टकराया, यानी कि अब एनर्जी इसमें आ गई। फिर ये आगे जाके इससे टकराए, इससे टकराए, इससे टकराए,
तो इस तरीके से हमारी ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। अब यहाँ से आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि ऊर्जा का स्थानांतरित इस प्रकार से हो रहा है। इट मीन्स कि साउंड एक इस प्रकार की वेव है कि उसको प्रोपोगेशन के लिए, प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। अगर ये हवा नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि साउंड हमारी प्रोपोगेट हो पाती, एक व्यक्ति से दूसरा सुन पाता, उसको ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता? नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब दो टाइप की वेव्स की। ठीक है, किसकी? हम दो टाइप की वेव्स की। एक सेकंड, ये हमारा दूसरा खुल गया। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, ये भूल जाइए। ठीक, तो हमारे इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। वो इमेज मैंने दूसरे वाली स्लाइड पे लगा दिया, मतलब बना दिया डायग्राम, कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्रोपोगेशन के आधार पे, प्रसार के आधार पे हम दो टाइप की वेव्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स को क्या बोलते हैं? यांत्रिक वेव। एक बार ना अलग से लिख लेते हैं समझाने के लिए। मैकेनिकल है ना, हाँ। एक होती है हमारी मैकेनिकल वेव्स, हिंदी में इसको कहा जाता है हमारा क्या? इसको कहते हैं हम यांत्रिक वेव। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। देखो, मैकेनिकल वेव्स उस प्रकार की वेव है, इन वेव में प्रसार के लिए आपका माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या है? आपका, हमारी यांत्रिक तरंगों में प्रसार के लिए माध्यम आवश्यक होता है। प्रसार के लिए माध्यम आवश्यक होता है। देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक ही बताऊंगी। एग्जांपल है हमारी साउंड वेव। एग्जांपल क्या है हमारा? साउंड वेव्स। ठीक है, एग्जांपल है हमारा साउंड वेव। बिना किसी माध्यम के ये जो वेव्स हैं वो हमारी प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगी। और एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि अगर किसी और आप ऐसे प्लैनेट पे हैं जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, यानी कि कोई भी कण नहीं है, पार्टिकल नहीं है, कोई मीडियम है ही नहीं, तो क्या आपको लगता है मैं वहां पे बोलूंगी और आपको समझ आएगा? आपको सुनाई ही नहीं देगा। जैसे मेरे होठ अभी चल रहे हैं, उस प्लैनेट पे भी चल रहे हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं वहां जाके बोलती हूँ तो आपको क्या लगता है आप सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। आप, मैं बोलती रहूंगी, आपको सिर्फ ये दिखाई देगा मेरे होठ चल रहे हैं, मेरा मुंह चल रहा है, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे मीडियम ही नहीं है। तो मैंने जो एनर्जी रिलीज करी वो आपका वेव्स के थ्रू जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है और इसको प्रोपोगेशन के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, वहीं दूसरी बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इसमें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता, सिर्फ इतना लिखूंगी मैं, नहीं होती है। क्या है? प्रसार के लिए माध्यम की हमारी आवश्यकता आपकी नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल बताओ क्या कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं हमारी? लाइट है क्या? सनलाइट। देखो, सनलाइट हमारी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसे? आपको पता है सूरज हमारा स्पेस में है, मतलब आपके यूनिवर्स में सूरज है, सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सारे प्लैनेट्स हैं, सब है। अब सूरज की किरणें वहां से उठ के हमारी पृथ्वी पे आती हैं, धरती पे आती हैं, अर्थ पे आती हैं। आपको पता है कि हमारे जो आपके स्पेस है उसमें कोई मीडियम नहीं है ना, कोई मीडियम तो नहीं है, वहां कोई हवा तो नहीं है। हवा होती तो इतने बड़े मास ऑक्सीजन वगैरह ये सब होता तो हम लगा के थोड़ी ना घूम रहे होते। वहां कोई मीडियम नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट आपके पास आ जाती है, हमारी अर्थ पे आ जाती है या बाकी प्लैनेट्स पे चली जाती है सनलाइट। क्यों? क्योंकि सनलाइट को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेशन के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाएगी, लेकिन मैं बात करूं आवाज वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएगी, सनलाइट है आपकी कर जाएगी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो सनलाइट का दीजिएगा। ठीक है, सनलाइट किस प्रकार की वेव है हमारी? सनलाइट एक प्रकार की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिना किसी मीडियम के आपका प्रोपोगेशन जो है वो हमारा हो जाता है। ठीक है, प्रसार के लिए आपका। और यूवी रेज इसका एग्जांपल और ले सकते हो, हमारा यूवी रेज भी इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, रेडियो वेव्स हो गई, ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल हैं। तो मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आई थिंक आपको दोनों की दोनों हमारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है,
ओके अब हम और बात करते हैं, दो टाइप की वेव्स की और बात करेंगे। अभी हमने बात करा था कि प्रसार के लिए प्रोपोगेशन की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, उस माध्यम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मूवमेंट है, जो हमारा कणों का कंपन है वेव के अंदर, वो कैसा हो रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार से हो रहा है। उसके आधार पर दो टाइप में हमने वेव्स को बांट रखा है। पहली क्या है आपकी अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, और दूसरी है हमारी कौन सी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और एक हमारी होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव्स में कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। कणों का कंपन तरंग की दिशा के क्या होता है, हमारा लंबवत होता है, यानी कि आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे ये है हमारा, ऐसे करके बनाएंगे तो ये क्या 90 डिग्री, ये क्या है आपकी, ये है वेव हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारा वेव हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा कणों का आपका जो है वो कंपन है। एक तरीके से और समझते हैं, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें, जैसे आपने एक रबड़ लिया, उसको खींच दिया, या फिर कोई टायर है, आप गिटार का ही वायर ले लो, उसको क्या है आपने जो है वो खींच दिया। खींचने के बाद आप उस पर ऐसे उंगली मारोगे, ठीक है, उंगली मारोगे आप, उंगली मारने से आप देखोगे क्यों ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब एक प्रकार से आपको महसूस होगा कि वो वेव जो है ना, तरंग ऐसे करके उठ रही है, इस तरीके से हमारी तरंग जो है वो आपका उठ रही है, ठीक है। आपको ये रियलाइज होगा वो एक किस प्रकार की तरंग है, तो वो है हमारी आपकी ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत आपको परपेंडिकुलर जो है वो हमारा देखने को मिलता है। इसमें वेव हमारी कैसी बनती है, इसमें वेव हमारी इस प्रकार से बनती है, ठीक है। ये है हमारी क्या है आपका, इस प्रकार से हमारी वेव बनेगी। ये सबसे, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, ठीक है। तो इनको पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हमारा क्रस्ट, इसको बोलेंगे हम क्रस्ट को बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगी, क्रस्ट बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं हम गर्त, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, गर्त होते हैं, ठीक है। तो मीडियम के जो मतलब कणों की पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो लंबवत है वेव की हमारे डायरेक्शन का, बस इतना यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ, हिंदी में हाँ लिखा है अनुप्रस्थ तरंग, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में हम अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। अगला आ जाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। और इसमें क्या है, कणों का कंपन जो है हमारी तरंग की दिशा के समांतर होता है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, क्या, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, तरंग की दिशा के क्या होता है हमारे पैरेलल होता है, सेम ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये हमारा पैरेलल ही चलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप जैसे या फिर एक चूड़ियां भी आती हैं, प्लास्टिक की चूड़ियां ऐसे, या फिर स्प्रिंग का एग्जांपल लो, स्प्रिंग लोगे ऐसे करके आपने उसको दबाया, ठीक है। जब आप उसको छोड़ोगे, जैसे ये स्प्रिंग मेरी ऐसे थी, अब इसमें आपको आपने इसको क्या है कंप्रेस कर दिया। जब कंप्रेस करके छोड़ोगे तो इसमें एक तरंग उठेगी, आप देखोगे कुछ ऐसे पास पास होंगे, फिर कुछ हमारे दूर दूर हो जाएंगे, फिर आपके पास पास होंगे, फिर हमारे दूर दूर हो जाएंगे, इस तरीके से ये जो है हमारा हो जाएगा। तो ये कैसे चल रहा है, कणों का वाइब्रेशन की भी बात करोगे और वेव की भी डायरेक्शन, दोनों ही हमारे एक दूसरे के आपके पैरेलल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या बनते हैं, इसमें हमारा कंप्रेक्शन और आपका रेयरफैक्शन यानी कि संकुचन होता है, और आपका क्या है विरलन होता है। क्या हमारा संकुचन और आपको विरलन इसमें देखने को मिलेगा। संकुचन कौन सा है और विरलन कौन सा है, ये भी एक बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। संकुचन से कंप्रेस हो रहा है, मतलब कोई चीज पास पास आ रही है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, कंप्रेशन, संकुचन। और ये यहाँ पर हमारा जैसे दूर दूर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा विरलन, ये हो गया हमारा क्या है आपका संकुचन, ठीक है। उदाहरण की बात करेंगे तो इसका उदाहरण है हमारा वायु में ध्वनि, साउंड इन एयर, समुद्र तल पर विस्फोट से बनी तरंगे। ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे सारी की सारी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल है। जो हमने हाईलाइट कर रखा है उसको काट देते हैं,
ठीक है, आगे समझ में, ये है कंप्रेशन, ये है रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन रिफ्रैक्शन किस में बनते हैं, याद रखना, ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंगों में बनते हैं। और हमने उसमें क्या देखा था, ठीक है, इस वाले का भी याद रखना कि इसमें क्या क्या बन रहा था, हमारा आपका क्रस्ट बन रहा था और हमारा क्या बन रहा था, आपका ट्रफ बन रहा था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, और यहाँ पर जब परपेंडिकुलर है तो एंगल कुछ नहीं होगा, एंगल होगा हमारा 0 डिग्री का। एंगल कितना बनेगा आपका, एंगल बनेगा 0 डिग्री का, वेव की डायरेक्शन की दिशा और हमारा साथ ही जो कणों का कंपन है उसकी दिशा दोनों के बीच में। आगे समझ में, बाकी है ये हमारा डायग्राम, इससे भी आप जो है देख सकते हो। ठीक, ये क्या है, ये हमारी वेव है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वैसे अभी आगे हम समझेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये हमारा कंप्रेशन, आसपास जहाँ आ रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा एक्सपेंशन, वही है, रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये है हमारा ट्रांसफर वेव्स, इसमें देख सकते हो आप, ये हमारा मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के क्रस्ट बन रहा है। एम्पलीट्यूड आगे देखेंगे ही हम। और ये है हमारी वेव की डायरेक्शन, ठीक है, और ये है हमारी वाइब्रेशन की डायरेक्शन पार्टिकल्स के। आगे समझ, ठीक है। देखो, अब ये वाला डायग्राम वैसे अलग होना चाहिए था हमारा, बट ठीक है, कोई नहीं, इस पे आ गया। ठीक है, अब हम और टाइप्स ऑफ वेव्स की बात कर लेंगे। कितने प्रकार की हमारी वेव्स होती हैं, एक हमारी वेव लेंथ के अकॉर्डिंग, वेव लेंथ के अकॉर्डिंग कि कितनी उनकी वेव लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स की। तो सबसे पहले आपका रेडियो वेव्स आएगा, फिर माइक्रोवेव, फिर हमारा इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर हमारा गामा रे। ये जो सीक्वेंस है ना, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है कि किसकी वेवलेंथ किससे ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, इसको एक बारी आप याद रख लेना। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम को जो है हम याद करके चलेंगे। बस ये सीक्वेंस एक बार नजर में भर लेना, रेडियो, माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर हमारा गामा रे आ जाता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, जो हमारी तरंग की गति है उसके कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से हमारा मैक्सिमम क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, आपका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कौन सा था एम्पलीट्यूड, ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम ये कितना जा सकता है वही इसका एम्पलीट्यूड हो गया। जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड, जितना कम है उतना कम एम्पलीट्यूड। ठीक, फिर हम देखते हैं आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हो आप, तरंग दैर्ध्य को। डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड आपका क्या मतलब, ट्रो। क्रस्ट और ट्रो के बीच में हमारा ट्रफ बोलेंगे इसको, सॉरी, ट्रफ के बीच में आपकी जो है जो डिस्टेंस है उसको देखो। और यहाँ पे याद रखना, कंसेक्यूटिव बोला है, सक्सेसिव बोला है, लगातार बोला है। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। या फिर गर्थ के बारे में बात करेंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, सेम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लैम्डा या फिर आपका वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी वेवलेंथ हो गई। और यहाँ पे मेन चीज याद रखनी है आपको, टू कंसेक्यूटिव। अब ये नहीं है कि यहाँ से लेके वहां तक की बीच की डिस्टेंस, नहीं, ये दो लगातार है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा है, सेम ऊपर दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, ट्रंक के बीच की डिस्टेंस क्या है, हमारी लैम्डा है। ठीक है, ओके। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, पर सेकंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन। हर्ट्ज में इसको नापते हैं, किसमें, हर्ट्ज में इसको नापा जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्त काल, हमारा टी से डिनोट करते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एक कंपन को पूरा करने में लगा हुआ समय। रिलेशन क्या है इनके बीच में, ये देख लो कि टी बराबर जो टाइम लगता है ना, वो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, एफ अपॉन वन। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी अपॉन वन। अब आती है हमारी वेव वेलोसिटी, तरंग का वेग क्या होता है, स्पीड विद विच अ वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। किस स्पीड से एक हमारी जो तरंग है वो ट्रेवल कर रही है, ये उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, ये उसका हमारा वेग हो जाएगा। वह वेग जिससे तरंग माध्यम में आगे बढ़ती है, किसी मीडियम में तरंग जब जा रही है, किस हमारी वेग के साथ जा रही है, उसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी।
ठीक है, रिलेशन देख लो एक बारी। v बराबर होता है हमारा एफ लैम्डा। लैम्डा देखा था हमने वेवलेंथ, एफ देखी थी हमने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ आ जाएगा हमारा क्या, आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो याद रख लेना वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, अगला हम देखते हैं आपका ध्वनि। अब हम आते हैं प्रॉपर आपके साउंड पे, साउंड वेव्स पे अब हम आते हैं। ठीक है, तो ध्वनि एक प्रकार की कैसी है, तो ध्वनि एक प्रकार की हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। कैसी है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग में आपने देखा था कि हमारा पैरेलल होता है, कणों का जो कंपन है साथ ही जो वेव की डायरेक्शन है वो दोनों हमारी पैरेलल चलती है। ठीक है, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल क्यों है, क्योंकि उसको प्रोपोगेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। बिना मीडियम के ध्वनि आपको नहीं पता चलेगी, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। जो माध्यम के कणों को समांतर कंपन, पैरेलल वाइब्रेशन से ये हमारी फैलती है। ध्वनि तरंग कंप्रेशन, संपीड़न, उच्च दाब और आपका रिफ्रैक्शन के रूप में चलती है, क्योंकि ये वाली वेव्स हमने देखी थी रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन के रूप में चलती है। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, देख ही लिए, जो माध्यम के कणों के समांतर पैरेलल वाइब्रेशन करती है। जैसे मैंने बोला, अभी मैंने बोला मेरे यहाँ से जो बिल्कुल जस्ट होठों से बराबर वाले जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं एयर में, वो वाइब्रेट हुए, वो टकराए, दूसरी जगह वाइब्रेट हुए, फिर टकराए, फिर दूसरी जगह औरों से टकरा के वो वाइब्रेट हुए, उन्होंने औरों को टकराया, वो वाइब्रेट हुए, उन्होंने औरों को टकराया। ठीक है, बट एक समय जाते जाते थोड़ा दूर तक ये एनर्जी जो है वो हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब कि लूज हो रही है ना। जैसे सबसे पहले जो कण आए हैं वो ज्यादा जोर से टकराए हैं, उनके अंदर ज्यादा एनर्जी है, तो जैसे आगे ट्रांसफर होता जाएगा एनर्जी कम होती जाएगी। तो एनर्जी जब कम होती जाएगी तो जो दूर खड़े व्यक्ति हैं उनको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अब एनर्जी वहां तक जाते जाते उन पार्टिकल्स तक, उसके पास जो पार्टिकल्स पहुंचते पहुंचते वो एनर्जी जो है क्या है, हमारी कम हो चुकी है। क्या हो चुकी है, हमारी एनर्जी जो है वो आपकी कम हो चुकी है। आगे समझ में, ठीक है। तो ध्वनि की चाल के बारे में बात करेंगे। ध्वनि की चाल माध्यम के इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता और डेंसिटी, घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, घनत्व पर निर्भर करती है कि जो ठोस है हमारा, उसमें जो आपका साउंड की स्पीड सबसे तेज होती है। अगर आपसे पूछे कोई ठोस, सॉलिड्स में सबसे तेज होती है। इसका एग्जाम्पल करना मत, अगर कहीं आपके आसपास रेल की पटरी हो, अब ऐसे नहीं है कि घुस के इसमें कान लगा ले, पटाखे गर्दन एकदम कट गई, तो रेल की पटरी नहीं होती, वो लोहे वाला जो होता है, उस पर कान लगाना। दूर से ट्रेन आ रही होगी, आपको कानों में आवाज सुनाई देगी, क्योंकि वो क्या, वो एकदम ठोस कठोर सॉलिड है, सॉलिड लोहा है वो। तो लोहे में जो आपकी स्पीड है वो सबसे तेज होती है। क्यों तेज होती है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, आपको पता है, मतलब लोहा नहीं, ठोस मान के चलो। ठीक है, देखो मैं 3 सिचुएशन बनाती हूँ आपको। ये हो गया हमारा, केमिस्ट्री तो पढ़ी है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये हो गया हमारा सॉलिड। ठीक है, दूसरा लिक्विड बनाते हैं। ये हो गया हमारा लिक्विड। अब ये हो गई हमारी गैस। ये क्या है हमारी, ये है आपकी गैस। सॉलिड में जो कण होते हैं, पदार्थ में, सॉलिड जो है, पदार्थ के जो पार्टिकल्स है, कण है, वो बहुत आसपास एकदम से चिपके हुए होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। वहीं लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं। तो सॉलिड में क्या है, देखो जैसे ही यहाँ पे एनर्जी आई, साउंड एनर्जी आई, ये वाइब्रेट हुए, तुरंत से इन्होंने इसको वाइब्रेट कर दिया, फिर इन्होंने तुरंत से, मतलब टाइम लग ही नहीं रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी लाने में। वहीं इसमें बात करें तो पहले ये हुआ, फिर ये इससे दूर है तो उसको करने में टाइम लगेगा ना। गैस में तो और ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स है। तो इसीलिए ध्वनि की स्पीड सबसे तेज हमारी सॉलिड में देखने को मिलती है। क्या, सबसे तेज हमारी ठोस पदार्थ में, उसके बाद हमारी द्रव्य में, लिक्विड्स में, और उसके बाद गैसों में सबसे धीमी। और हमारी एयर वैक्यूम में तो होती ही नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता है। ठीक है, तो वैक्यूम में हमारी जो है आपका जो साउंड है वो हमारी ट्रैवल नहीं करती है। ठीक, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, देखो ये भी बोल रहा है ना, कट से मारोगे किसी लोहे की चीज पे, बहुत देर तक झंझनाहट आपको एकदम से महसूस होने लग जाएगी। ठीक है, या फिर बचपन में ऐसे वो खेला है, मतलब पाइप होता है, पाइप की दूसरी तरफ कान लगा लिए, उधर से कोई मार रहा है, उसमें कट 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 कट, अगर खेले हों गाँव में तो हमने ऐसे बहुत खेले। ठीक है ना, तो एकदम से बहुत जोर से कान में आके वो आवाज लगती है।
ठीक, और हमारी लिक्विड में कम होगी और गैस में तो बहुत कम होगी, बहुत कम। ठीक है, अब यहां से देखो एक चीज और आती है हमारी, ड्राई एयर होगी तो हमारी स्पीड क्या होगी, मतलब गर्मियों में स्पीड ज्यादा होगी या फिर हमारी ठंडों में स्पीड ज्यादा होगी। टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है ध्वनि के, क्या है हमारी प्रोपोगेशन पे, ध्वनि की चाल पे आपका टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, तो मैं बता दूं। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो ध्वनि की जो स्पीड है, ध्वनि की जो चाल है वो हमारी बढ़ जाती है ध्वनि तरंग की। जब टेम्परेचर कम होता है तो हमारी कम हो जाती है। ठीक है, बोलते हैं ना ठंड है यार, धीरे धीरे क्यों, तेज बोलो, थोड़ा ठंड में कम सुनाई देता है, बट ऐसा नहीं है, समझाने को बता रही हूँ। देखो आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा तो आपको इतना पता है कि जब हम हीट देते हैं किसी पदार्थ को तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें गति आ जाती है, उनका वो मूव करने लगते हैं, उनकी उनमें मूवमेंट आ जाता है, बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई भी पदार्थ है, मान के चलो लिक्विड है, पानी है, पानी को जब मैं गर्म करने लगूंगी तो ये जितने भी पार्टिकल है ना ये सब भागने लग जाएंगे, सबके अंदर गति आ जाएगी, इनके अंदर क्या आ जाएगा, इनके अंदर मूवमेंट आ जाएगा, बहुत तेजी से गति करने लगेंगे हीट देने की वजह से। अब देखो तेजी से गति कर रहे हैं हीट देने की वजह से, गर्मी है जब पार्टिकल्स में, तो यानी कि इनमें अगर इनके थ्रू साउंड एनर्जी भी ट्रांसफर अगर हो रही है तो वो भी तेजी से होगी, क्योंकि पार्टिकल्स में गर्मी है, मूवमेंट ज्यादा है, गति ज्यादा है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा जो है टेम्परेचर के बढ़ने पर ध्वनि की चाल हमारी बढ़ जाती है, टेम्परेचर की कम होने पर ध्वनि की चाल में आपको कमी देखने को मिलती है। आगे समझ में, ठीक है। एंड इको की न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है। इको समझ आता है, इको, ठीक है, इको समझ आता है आपको, ठीक। तो इको की बात करेंगे, इको की न्यूनतम दूरी भी, कि आपको ऐसा लगता है ना कई बार ऐसे दूर से बहुत जोर से आवाज आ रही है हमारी, तो न्यूनतम दूरी, कम से कम जो दूरी होती है हमारी इको की, वो भी हमारी बढ़ जाती है टेम्परेचर की वजह से। अब आती है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या फिर नमी बोलो, तो नमी ज्यादा होगी हवा में तो ध्वनि ज्यादा तेज ट्रैवल करेगी, या कम होगी तो तेज ट्रैवल करेगी, इसको भी देखते हैं। नमी वाले हवा में ध्वनि की चाल बढ़ती है। जब हवा में नमी होती है तो हमारी ध्वनि की चाल बढ़ती है, क्योंकि नमी वाली हवा का घनत्व ज्यादा होता है। तो यानी दूसरी चीज ये घनत्व पे डिपेंड कर रही है। जब घनत्व ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा है मीडियम की, तो इसका मतलब है कि जो हमारी स्पीड है ध्वनि की वो तेज हो जाएगी। घनत्व कम है तो आपका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हमारी साउंड की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, आगे समझ में। वहीं हमारा आ जाता है अगला डेंसिटी, घनत्व। इंग्लिश में लिख रही हूं मैं लेकिन बोल हिंदी में भी रही हूं। डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो हमारी क्या है, साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी, और वाइस वर्सा। अगर डेंसिटी घट रही है साउंड की स्पीड कम होगी, टेम्परेचर घट रहा है तो साउंड की स्पीड कम हो जाएगी। आगे समझ में। तीसरा आता है प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है, स्थिर तापमान पर दाब, प्रेशर बदलने से ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हमारा तापमान टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका प्रेशर बढ़े या फिर हमारा प्रेशर घटे, कोई भी असर नहीं पड़ता है, जो हमारी ध्वनि की चाल है वही हमारी रहेगी, ठीक है। तो प्रेशर भी हमारा याद रख लेना, आगे समझ में, ठीक है। ह्यूमिडिटी भी लिख लें। ह्यूमिडिटी का मतलब वैसे कॉन्सेप्ट डेंसिटी से ही है। ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हमारा साउंड की जो स्पीड है वो भी हमारी बढ़ती है, ओके। आगे सारी चीजें समझ में। अब हम बात करते हैं हमारी क्या कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पिच। पिच क्या होता है हमारा, ठीक है। पिच क्या होता है, हाई पिच, लो पिच। सिंगर जो लोग गाना गाते हैं, जैसे मैं गाती हूँ तो मुझे समझ में आता, कुछ गाने इतना मतलब लो पिच पे है ना कि हम लोग चाहें भी तो मतलब अगर इफ यू आर नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो बहुत मुश्किल होता है गाना, मतलब इतना नीचे ले जाना अपनी पिच को, ठीक है। फिर कई दफ़ा कुछ ऐसे गाने होते हैं जिनको हम बोलते हैं टिपिकल गाने, हर कोई नहीं गा सकता है। 90s के मोस्ट ऑफ द सॉन्ग हम सब गा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ में फिर एकदम से बहुत ऊंची पिच ले जाते हैं हम, एकदम से हम बहुत लो पिच ले जाते हैं, तो वो ट्रेन सिंगर ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। तो पिच का संबंध हमारे यहाँ पे फिजिक्स है, देख लेते हैं ये क्या होता है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड। साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है ये उस पर डिपेंड करती है पिच। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो तीखी आवाज होती है। महिलाओं की जो हमारी पिच होती है ना वो ज्यादा होती है, तेज होती है। वहीं हम बात करेंगे लो फ्रिक्वेंसी तो थोड़ी डीप साउंड होगी, ठीक है। जैसे कुछ सिंगर ऐसे भी हैं, जैसे इसमें मैं बात करूंगी, जैसे अभी जो गाना गाया है, इनका नाम नहीं मुझे याद है, तैनू शरारत सिखावा,
ठीक है। तो वो जो फीमेल सिंगर है उनकी पिच जो है कैसी है, कम होगी या ज़्यादा होगी? कम है पिच, कम पिच, थोड़ी सी उनकी मोटी आवाज़ है, हस्की वॉइस जिसको बोलते हैं ना, हस्की वॉइस लिखा है? नहीं लिखा है, डीप साउंड या फिर हस्की वॉइस, थोड़ी सी भारी। वहीं लता मंगेशकर की बात करूं, लता मंगेशकर की बहुत लो पिच थी, तभी तो मैं पलक मुच्छाल की बात कर लेते हैं। पलक मुच्छाल की बहुत लो पिच है भाई, बहुत ज़्यादा लो पिच है, ठीक है। बहुत पतली आवाज़ है उनकी, तीखी आवाज़ है, पलक मुच्छाल की अच्छी पिच है, ठीक है। लता मंगेशकर की वहीं हमारी अच्छी पिच थी, ठीक। तो लो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे मैन में, तो मैन की क्या है, आपकी आवाज़ आपको देखने को मिलती है भारी होती है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। एम्पलीट्यूड से क्या निकल के आता है? हमारी लाउडनेस। कौन सी आवाज कितनी आपकी तेज होगी, कौन सी कम होगी, यह ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। जो लाउडनेस है, प्रबलता है, वो आपके ध्वनि के एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। इट मेजर्ड इन डेसिबल, डेसिबल में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे कई बार आपको मेरी वॉइस वीडियोज में लगती होगी बहुत तेज है, तो आपको मतलब लगता है अच्छा खासा डेसिबल है, वो दिखेंगे हम कि कितनी क्या होता है, ठीक है। अगर आपको किसी दिन लगता है मैम आवाज़ नहीं आ रही, कमेंट भी कर देते हो, तो इसका मतलब कि जो मेरी साउंड है वो कम डेसिबल की आ रही है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली उसको सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इसे डेसिबल में नापा जाता है। अब आता है हमारा क्वालिटी या फिर हमारी टिम्बर यानी गुणता। इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस। सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, बट फिर भी हम उसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। कोई भी दो व्यक्ति आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिसकी बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो सेम साउंड हो, मतलब यू कैन साउंड सिमिलर टू समवन बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम रह सकती है, मतलब सॉरी पिच भी सेम रहेगी, लाउडनेस भी सेम रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंतर होगा, वो क्वालिटी ऑफ साउंड है। यह हमें समान पिच और प्रबलता वाली दो ध्वनियों के बीच अंतर पहचानने में मदद करता है। जो आप आजकल देखते हो ना, इतना वो हो जाता है, जैसे मोदी जी की आवाज़ में मेलोडी वाले जो सॉन्ग चलते हैं, ठीक है, मोदी जी गा रहे हैं, मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, तो आपको कभी लगा ये कैसे बना लेते हैं? सेम वैसे ही सॉन्ग एआई के द्वारा, क्योंकि वो जो पिच है, जो लाउडनेस है, फ्रिक्वेंसी है, जो सारी चीज़ें हैं ना साउंड में, पहले उसको वो मेज़र करता है। सेम उसी एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ क्या है, वो साउंड को फिर हम क्या है एआई के थ्रू आपका बना सकते हैं, तो वो वही करते हैं, ठीक है। आंटी एक वो रखा है, मैं देती हूँ, ओके। अगला देखते हैं हम साउंड की रेंज। साउंड की रेंज, देखो जो साउंड हमारी सुनने योग्य होती है, ऑडिबल होती है, तो उन साउंड में बात करेंगे वो हमारा 20 से लेके 20,000, ठीक है, 20 से लेके 20,000 तक, ठीक है। तो 20 तक की साउंड आप सुन सकते हो। 20-50 ऐसी साउंड में जो लोग बात करते हैं ना, मतलब रजाई के अंदर एकदम घुस घुस के फुसर फुसर वाली ऐसे आवाज़ में, आशिकों वाली जिसको हम आवाज़ बोलेंगे, आशिकों वाली आवाज़ में बात करते हैं, उसकी बहुत कम हर्ट्ज़ की वो साउंड होती है, ठीक है। बराबर में मम्मी सो रही है, पापा सो रहे हैं, भाई बहन सो रही है, कोई सो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो दूसरे वाले को 20 हर्ट्ज़ से कम हो जाती है, सुनाई नहीं दे रहा, बस वो बोल रहा है, सामने वाला फ़ोन में सुन रहा है, ठीक। कुछ लोगों को आदत ही हो जाती है ऐसे बोलने की, बात कर करके घुस घुस के। अभी तो ठंड है, ठंड में बहुत दिक्कत हो रही होगी है, तो ठंड में वैसी आवाज़ में बात करना चला। कुछ लोग तो देखा है पंखे चलाते हैं अननेसेसरी, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है। तो पंखा चलाएंगे तो फिर आवाज़ नहीं जाएगी, इसलिए क्या है पंखा चला लेते हैं ताकि हमारी आवाज़ दूसरा वाला व्यक्ति कमरे से बाहर न चली जाए, नहीं तो फिर रात में ही पता चले सड़क पे निकाल दिया घर वालों ने, डंडा लेके पीछे पड़ गए तुम्हारे, हैं। इस चीज़ से बचने के लिए कुछ लोग गर्मी नहीं लग रही है तब भी गर्मी लगने का नाटक करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे घर में भी ऐसा कोई दिख रहा है तो तुम समझ जाओ कि क्या चल रहा है अंदर, है। एक होती है हमारी इंफ्रासोनिक साउंड, जो क्या है हमारी 20 हर्ट्ज से क्या रहता है हमारा कम रहती है, 20 हर्ट्ज से बिलो रहती है। एक होती है हमारी अल्ट्रासोनिक साउंड, जो हमारा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। तो अभी आपने देखा था कि हमारे लाल किले पे ब्लास्ट हुआ है, तो जो लाल किले पे ब्लास्ट हुआ था, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, मतलब कि लोगों की, मतलब आई एम हैविंग गूज बम्स की क्या स्थिति रही होगी उस टाइम पे जो ब्लास्ट हुआ होगा, ठीक है। अब तो कहीं भी निकलो तो वैसी ही फीलिंग आती है। जैसे अभी कल परसों, मतलब नए साल वाले दिन, मैं जो हमारा दिल्ली में प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ पे सीपी में, तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ट्रैफिक था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो लिटरली ऐसा लग रहा था यार कहीं इन गाड़ियों के बीच में से कोई गाड़ी ना फट जाए, ठीक है। ऐसा मतलब इंसान इतना डर के जीने लगता है, तो वो स्थिति आप हो गई है कि कहीं कुछ ना फट जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से डर लगता है। तो मैं बताना चाह रही थी कि जो लोग मतलब
जो लोग मरे थे, जो इस हादसे का शिकार हुए थे, उन लोगों की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चला कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनका दिमाग फटा था, उनका कान के पर्दे फट गए थे लिटरली, क्योंकि जो साउंड थी ना, एक ब्लास्ट होने की जो साउंड थी वो ऑडिबल रेंज से बहुत बाहर थी। वो कैसी थी, वो हमारी आपकी 20,000 हर्ट्ज से कहीं ज़्यादा थी। वो कैसी साउंड थी, अल्ट्रासोनिक साउंड थी, तो जिसकी वजह से लोगों के कान के पर्दे फट गए थे वहाँ आसपास के। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो अभी आपके पोस्टमार्टम में सबके मोस्टली आपके कान के पर्दे फटे हुए मिले थे। ठीक है, एक और देख लेते हैं हमारा मैक नंबर के बेस पे हमारी साउंड कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आपकी सबसोनिक साउंड, जिनका मैक नंबर लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, कम, 1 से कम होता है। ठीक है, एक होती है हमारी ट्रांसोनिक साउंड्स, जिनका मैक नंबर 1 होता है, 1 के बराबर होता है। दूसरा होता है हमारा सुपरसोनिक साउंड, जिनका मैक नंबर 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, 1 से ज्यादा होता है मतलब 1 से 5 तक होता है, इतना याद रखना, 1 से लेके हमारा 5 तक होता है। और नेक्स्ट आती है हमारी हाइपरसोनिक साउंड। हाइपरसोनिक साउंड्स जो होती हैं वो इनका मैक नंबर जो होता है वो हमारा 5 से ज़्यादा होता है, मोर देन 5 होता है। और इस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, याद रखना, सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक और हमारा हाइपरसोनिक। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करेंगे हमारी अल्ट्रासाउंड्स के बारे में, थोड़ा सा बात कर लो, इसका एप्लीकेशन वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं, देखो अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है इनका जो इस्तेमाल है वो हमारा किस में किया जाता है, जैसे कि हमारा क्लीनिंग के लिए किया जाता है, कटिंग ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, डिफेक्ट डिटेक्शन के लिए, वेल्डिंग के लिए। मेनली आपको इतना पता होता है, जो इमेज में भी दिख रहा है कि हमारे पेट वेट में कुछ हो जाता है तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करता है। ठीक है, उसमें भी हमारा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वहीं पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सोनार। सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे कि हम सुनते रहते हैं आए दिन कि हमारा नीचे कोई सबमरीन लगा रखी है, चाइना ने अपनी डिप्लॉयड कर दी है, तो वो कैसे पता करोगे आप, वो कैसे पता करोगे, वो हमारा इनके थ्रू पता की जाती है। ठीक है, क्या होती है ये, देखो सोनार में वस्तुओं को खोजने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्या, ध्वनि तरंगों का, हमारी साउंड वेव्स को छोड़ा जाता है, वो वेव पता करेगी। जैसे कि मैं बताऊं, मैंने यहाँ से कोई भी साउंड वेव छोड़ी, ठीक है, यहाँ पे साउंड वेव चली, ये सिर्फ पानी पानी है, ये सिर्फ हमारा क्या है, वाटर वाटर है समुद्र के अंदर, तो क्या है, तो जो ये साउंड वेव है सीधा प्रोपोगेट कर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कोई भी सबमरीन, पनडुब्बी, कुछ भी यहाँ पे है, तो साउंड वेव तुरंत उसको पता कर ले। अब उसके प्रोपोगेशन में क्या है, दिक्कत होगी, उसकी जो वेव का प्रोपोगेशन है वो हमारा चेंज हो जाएगा, कितनी ऊंचाई पे है, कितनी नीचाई पे है, ये उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसका, साउंड वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ध्वनि तरंगों का। ध्वनि भेजी जाती है, वस्तु से टकराकर इको आता है, किसी जैसे इको नहीं होता, किसी खाली कमरे में आवाज गई, वापस से आपको लौट के सुनाई दी। जैसे पहाड़ियों में मोस्टली ऐसे होता है, आप बोलोगे पहाड़ी से एक से टकरा के वो दूसरे में वापस आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो समय के आधार पर हमारी जो है दूरी मापी जाती है कि कितने टाइम में आपकी जो साउंड है वो वापस आ रही है लौट के, उससे आप पता चलोगे। चाइना वगैरह ये करता रहता है, तो हम इसका उपयोग करके जो है सोनार का उपयोग करके पता करेंगे कि हमारे समुद्र के अंदर, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में कहीं चाइना ने कोई पनडुब्बी कुछ ऐसा तो नहीं लगा दिया है। ठीक है, वो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो केवल पानी की गहराई, डेप्थ को हमारा नापता है इको साउंडर की अगर हम बात करें, तो इको साउंडर क्या करता है, आपका पानी की गहराई, डेप्थ को नापता है। ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ हमारे, एक बारी इनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है चलने वाले स्रोत या फिर प्रेशर के कारण आवृत्ति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, हमारा डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। दो निकट आवृत्तियों के मिलने से आपकी धड़कन जैसी ध्वनि बनती है, इसको हम बीट्स बोलते हैं, जो हमारी हार्ट की बीट्स होती हैं। ठीक है, ये कब बनती है, हमारी दो निकट आवृत्तियों के मिलने से ये जो है हमारी बीट्स का निर्माण होता है। अगला है, जब भारी ध्वनि किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति से मिल जाए तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। क्या, अनुनाद। ध्वनि का 0.1 सेकंड के बाद लौटकर सुनाई देना, इसको हम प्रतिध्वनि बोलते हैं या फिर इको बोलते हैं, कि आप ही की आवाज वापस से आपको सुनाई दे रही है, वो इको की वजह से हो रहा है ऐसा। ध्वनि के कई परावर्तनों से देर तक सुनाई देना, तो वो हमारा गूंज है। ठीक है, देखो इतना सा अंतर है। इको में क्या होता है कि आपको आपकी आवाज सुनाई दे रही है लौट के, गूंज में क्या है, आवाज गूंजती रहेगी बहुत देर तक, झंझनाहट आपको महसूस होती रहेगी। तो गूंज में और इको में इतना अंतर होता है। ठीक है, गूंज और प्रतिध्वनि। ध्वनि की शक्ति और अनुभव की गई तेजी में अंतर क्या बोलते हैं हम, तीव्रता बनाम श्रव्यता, इंटेंसिटी वर्सेस लाउडनेस। ध्वनि की ऊंचाई जो आवर्त पर निर्भर करती है उसको पिच बोलते हैं। पिच क्या होता है बता दिया है अच्छे से।
ध्वनि की गुणवत्ता जो विभिन्न स्रोतों को अलग बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टिम्बर बोलते हैं। मतलब कि दो लोगों की साउंड है जिनकी पिच भी सेम है, जिनकी लाउडनेस भी सेम है, बट आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करोगे, तो वो हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड या फिर टिम्बर के माध्यम से आप जो है डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा थ्योरी का पोर्शन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किसी तंतु स्ट्रिंग में तरंगों के उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायी है? विच मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि इसमें हमारा आवधिक दोलन गति होती है। ठीक है, आगे पीछे वाइब्रेशन ऐसे ही तो होते हैं। तो कौन सी गति हमारी होती है? ये पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, आवधिक दोलन गति जो है वो हमारी जरूरी हो जाती है। ओके, तो डोरी या तार की तरंगों आवर्त दोलन गति के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जिसमें डोरी के कण अपनी औसत स्थिति के चारों ओर आगे पीछे कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और एक सतत तरंग उत्पन्न करते हैं जो डोरी के साथ उसके आगे की ओर की यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समदैशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंग के रूप की प्रकृति क्या है? What is the nature of wave? वेव का नेचर क्या होगा? फॉर्म फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन अ आइसोट्रोपिक मीडियम। आइसोट्रोपिक मीडियम में मतलब एक पॉइंट सोर्स से जो है हमारा वेव निकल रही है, उसका क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो वो कैसी बनेगी? वो हमारी बनेगी आपकी गोलीय, स्फेरिकल। ठीक है, कैसा रहेगा हमारा? स्फेरिकल। एक समदिश माध्यम जिसमें सभी दिशाओं में गुण समान हो, एक बिंदु जैसे यहाँ से हमारा ये है हमारा सोर्स पॉइंट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी तरंग, फिर क्या है, ये सब तरफ फैलेगी तो हमारा एक स्फेरिकल बना लेगी। एक बिंदु स्रोत तरंगों के समान रूप से उत्सर्जन करता है, जिससे बाहर की ओर फैलते हुए गोलाकार तरंग विमुख बनता है। ये वेव फ्रंट बनता है हमारा। ठीक है, यहाँ से उठा ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से, तो ये क्या बना हमारा? वेव फ्रंट बन गया। तो ये कैसा बना आपका? देखो ये हमारा कैसा बना? ये हमारा स्फेरिकल है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग आउटवर्ड प्रोपोगेटिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट दैट ग्रोज इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में इक्वली हमारा क्या है, आपकी वेव्स प्रोपोगेट हो रही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्यावक्रीय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव्स। साइनोसॉइडल वेव्स सिग्नल ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो साइनोसॉइडल वेव्स कंप्लीट साइकिल में कैसा शेप बनाता है ये बोल रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे, ये हमारा एस शेप रहता है। कैसा? हमारा एस आकार की तरंग रहती है। एस आकार की हमारी तरंग कैसे देखते हैं? साइनाकार तरंग, साइनोसॉइडल वेव में एक नरम दोहराव वाली एस आकार की वक्र होती है जो एक पूर्ण चक्र के दौरान ऊपर नीचे उठती रहती है। ठीक है, ये हमारा ऊपर नीचे ऐसे करके उठती रहती है। यह तरंग साइन या फिर कोसाइन फलन का प्रतिनिधित्व कराती है और इसे आमतौर पर एसी संकेतों और तरंग गति में देखा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां विक्षोभ सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है, फिक्स होता है, जीरो होता है। द क्रेस्ट ऑफ अ वेव इज द पॉइंट वेयर द डिस्टर्बेंस अकर्स। ठीक है, तो देखो ये हमारी वेव है, ये हमारी वेव है। ठीक है, ये हमारा क्रस्ट, ये क्या है हमारा? ये है हमारा क्रस्ट। ठीक है, और ये है हमारा क्या? ये हमारा ट्रफ। ठीक है, गर्त बोलेंगे इसको। तो ये कौन सा है? यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है। क्या है हमारा? ये हमारा मैक्सिमम रहता है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, अधिकतम बिंदु है, जिसको क्रस्ट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, और वहीं गर्त की बात करें तो सबसे नीचे कितना जाएगी? वो हमारा गर्त है, वो मिनिमम पॉइंट है हमारा। अगला है, किसी तनित डोरी को कर्षित या फिर विक्षुब्ध करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? विच टाइप ऑफ वेव इज मेनली प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज पुल्ड और डिस्टर्ब। ठीक है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसको पुल करते हैं, खींचते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो कौन सी वेव उत्पन्न होती है? बताओ। हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी, या फिर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी, या फिर आपकी टॉर्सियोनल वेव होगी। ठीक है, तो बताओ कौन सी होगी? ये वैसे बताया था, मतलब सेम ही एग्जाम्पल देके मैंने बताया था। ये कैसी हमारी ट्रांसफर वेव्स होगी। कैसी? ट्रांसफर वेव होगी, इस प्रकार की। ठीक है, मैंने बताया था कि डोरी लो, उसको तानो एकदम, या वायर उसमें ऐसे करके मारना, आपको महसूस होगा इस तरीके से कुछ चल रहा है। ठीक है, वो क्या है? हमारी वेव चल रही है।
ठीक, तो कौन सा रहेगा हमारा? ट्रांसफर वेव्स। अगला सवाल है हमारा 0.01 सेकंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव हैविंग अ पीरियड ऑफ 0.01 सेकंड इज। तो ये फ्रीक्वेंसी पता करनी है आपसे। तो क्या पूछा है हमारा? फ्रीक्वेंसी। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन हमारा T। ठीक है, 1 अपॉन T मतलब टाइम। तो F बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 0.01 सेकेंड। ठीक है, ठीक, तो हम सॉल्व तो करना आता ही है हमको। पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, तो हमारा इसमें आ जाएगा 100 हर्ट्ज। कितना? 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज अ साउंड वेव? साउंड वेव कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल है, हमारी ट्रांसवर्स है, कैसी है? तो लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, साउंड वेव क्या है? ऐसे साउंड वेव क्या लंबी लंबी जाती है ना। ठीक है, मुंह से बोला लंबा लंबा, सामने वाले को सुनाई दे गया, ऐसे करके याद करो। तो साउंड वेव कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, साउंड वेव कैसा है? हमारी अनुदैर्घ्य तरंग है, जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं, और इसमें क्या होता है हमारा? कंप्रेशन, संपीड़न और विरलन यानी रिफ्लेक्शंस हमारे इसमें बनते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? कौन सा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल बताओ? पृष्ठ पर जल तरंग, निर्वात में प्रकाश तरंग, वायु में ध्वनि तरंग, या फिर हमारा संचरण के दौरान आपकी उत्पन्न हुई हमारी रेडियो तरंग। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लंबी लंबी जा रही है, तो लंबी लंबी तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल कौन जाती है? साउंड वेव्स जाती है। ठीक है, वायु में हमारा ध्वनि तरंग, वायु में ध्वनि तरंग लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, हम देख ही चुके हैं इसको, दोबारा से सेम एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए हमको क्या आवश्यक होता है? तो मैंने बताया था ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मीडियम चाहिए। ठीक है, प्रोपोगेशन के लिए साउंड वेव का, वो वेव प्रोपोगेट होगी नहीं, वेव्स का प्रसार नहीं होगा जब तक कि आपके पास कोई मीडियम नहीं है। तो मीडियम तो बहुत जरूरी है साउंड वेव्स के लिए। ठीक है, व्हाट रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस साउंड वेव? पहले है केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम, वाइब्रेटिंग की भी जरूरत है, बिल्कुल भाई। ठीक है, जब वाइब्रेटिंग सोर्स ही नहीं होगा तो कैसे होगा? और साथ ही हमारे एक मीडियम की जरूरत है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अगला अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे तो यही सही है। केवल वैक्यूम, वैक्यूम में तो माध्यम ही नहीं है, होगा ही नहीं। एयर मॉलिक्यूल नहीं, सॉलिड में भी हो जाएगा, लिक्विड में भी हो जाएगा। केवल विद्युत चुंबकीय वाहक, ये भी हमारा नहीं, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगले पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा करती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टर? तो बताया था मैंने कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठोस पदार्थ में जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी क्या है, आपका एनर्जी ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाती है। तो सॉलिड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, फिर हमारा लिक्विड्स में, फिर हमारा गैसेस में। ठीक है, ये हमारा लिक्विड एल है। अगला है, यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ साउंड एंड द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको? ठीक है, इको क्या है? तो मैं बताती हूँ कि मैंने आपको बताया भी था, ये भी कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब हम हीट देते हैं किसी भी पदार्थ को, तो हीट से क्या है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी पदार्थ के जो कण हैं, वो क्या है, तेजी से गति करने लगते हैं। उनमें क्या है, गतिज ऊर्जा आ जाती है, वो गति करने लगते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं। जब भागने लगते हैं तेजी से, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा का स्थानांतरण भी जल्दी होगा, यानी कि ध्वनि की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। गर्मी में कणों में गर्मी होगी, एयर के पार्टिकल्स में, इसकी वजह से गर्मियों में आपकी स्पीड तेज होगी साउंड की, ठंडों में हमारी कम होगी। ठीक है, तो क्या है, हमारी गति कम हो जाती है? नहीं, गति बढ़ जाती है, और न्यूनतम दूरी कम हो जाती है। न्यूनतम दूरी किसकी बात कर रहा है? कि हमारा इको की न्यूनतम दूरी कम होगी या ज्यादा होगी? ठीक है, तो न्यूनतम दूरी इको की भी बढ़ जाती है, ये भी पॉइंट समझाया था। तो ये इसका दूसरा पॉइंट गलत होने की वजह से ऑप्शन बी गलत है। गति बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
इको की न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है। इको क्या है कि आपकी आवाज गई, आवाज वापस से आपके लौट के सुनाई दी। ठीक है, मान के चलो पहले वो 5 फीट पे जाके बाद वापस सुनाई दे रही थी, अब 2 फीट पे, मतलब जो उसकी न्यूनतम दूरी है वो हमारी घट जाएगी। ठीक है, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है, सुन लिया हमने, समझ लिया। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि उच्च तापमान पर वायु अणु तेजी से कंपन करते हैं, जिससे ध्वनि तरंग अधिक गति से हमारी फैलती है, और इसे स्पष्ट रूप से सुनने के लिए ध्वनि को अधिक दूरी हमारी तय करनी पड़ती है। अगला देखते हैं, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था, एक था हमारा इंफ्रासोनिक, दूसरा कौन था हमारा इंफ्रासोनिक था, एक था हमारा ऑडिबल रेंज। ये क्या है हमारा ऑडिबल रेंज। और तीसरा क्या था हमारा अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक कौन से थे, जो हमारे आपके लेस देन हमारा 20,000 हर्ट्ज थे। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज थे जो आपकी कम साउंड थी। ये के हजार है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। 20 से लेके हमारा 20 हर्ट्ज से जो आपका बिलो थे, ठीक है, वो हमारा क्या थे आपका इंफ्रासोनिक, मतलब 20 हर्ट्ज से जो कम की साउंड है वो इंफ्रासोनिक होती है। ऑडिबल रेंज में आता है 20 हर्ट्ज से लेके हमारा 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक। और वहीं अल्ट्रासोनिक में क्या आता है हमारा 20,000, ठीक है, इससे ज्यादा, इससे क्या है हमारा मोर देन। ठीक है, मोर देन दिस। ओके, तो हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है, ये बोल रहा है कि साउंड वेव फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल है, मतलब ऑडिबल रेंज से कम है, यानी 20 हर्ट्ज से कम है, तो कैसी होंगी, वो होंगी हमारी इंफ्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, अगला है हमारा इंफ्रासोनिक माइक्रोफोन से निम्न आवृत्तियों पर विमान में वेक वोर्टेक्स, क्लियर एयर टर्बुलेंस, टॉर्नेडो हो गए और भूकंपीय घटनाओं का दूर सा पता लगाने में हमारा सक्षम है। इंफ्रासोनिक माइक्रोफोन इनेबल्स द रिमोट डिटेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, वेक वॉर्टेक्स, क्लियर एयर टर्बुलेंस, टॉर्नेडो एंड सिस्मिक इवेंट्स एट फ्रीक्वेंसी बिलो। देखो, फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज होंगी, क्योंकि 20 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा होती तो हमको इन डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑडिबल रेंज में आ जाती है और हमको ऐसे ही पता चल जाता। ठीक है, तो क्या है हमारा 20 हर्ट्ज। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कौन सा, अल्ट्रासाउंड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, मोथ पतंगा नहीं कर सकता, एलिफेंट नहीं कर सकता, शार्क आपको लग रहा होगा, शार्क भी नहीं, लेकिन हमारा एक एनिमल है जिसका नाम है पोर्पोइस। ठीक है, पोर्पोइस, ये हमारा कर सकता है। कितनी, कैसी साउंड, जो हमारी 20 हर्ट्ज से आपका क्या है कम होंगी। अब श्रव्य साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली होती हैं, कुछ विशेष जीवों द्वारा महसूस की जाती हैं। पर्पोइस, डॉल्फिन जैसे समुद्री स्तनधारी इन तरंगों को महसूस कर सकते हैं और उनका उपयोग संचार और नेविगेशन के लिए ये जो एनिमल्स हैं वो करते हैं। अगला है, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। देखो, उस स्थिति को हमारा क्या कहा जाता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं सुपरसोनिक। एक से लेके ध्वनि की स्पीड से 1 से लेके अगर हमारा 4 गुना तक 4x तक ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हम सुपरसोनिक। और मोर देन 5 टाइम्स, 5 गुना से ज्यादा, मोर देन 5 टाइम्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं उसको हाइपरसोनिक। ठीक है, तो हमारा क्या है, 1 से लेके 4 नहीं आएगा यहाँ पे, हमारा 1 से लेके 5 आ जाएगा ना, यहाँ पे 1 से लेके 5 है ये। तो चलो इसको मिटा ही देती हूँ, 1 से लेके हमारा 5। ठीक है, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से लगभग 4 गुना अधिक तेज से चल रही है तो उस स्थिति को हम हाइपरसोनिक कहा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा हाइपरसोनिक बोलते हैं। 1 सेकेंड, नहीं हाइपरसोनिक नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सही है, यहाँ पे सुपरसोनिक होगा। सबसोनिक ध्वनि की गति से धीमी होती है और हमारा आपका ट्रांसोनिक जो है ध्वनि की गति के आसपास होगी। ठीक है, और पराध्वनिक सुपरसोनिक ध्वनि की गति से तेज होगी लेकिन 5 गुना से हमारा कम, नहीं ध्वनि की गति से तेज होती है।
5 गुना से कम नहीं आएगा। ध्वनि की गति से तेज होगी हमारा 1 से लेके आपका कितने तक, 5 गुना तक, ठीक है। और यहाँ पर आयोग ने बी सही उत्तर के रूप में अंकित कर दिया, लेकिन सही विकल्प डी है, बट नहीं, सही डी नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी बाद में इसको देखा, सही विकल्प हमारा बी ही होगा, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ था, हमने एक स्लाइड में देखा भी था। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये मैक मतलब वही है हमारा, मैक से मैंने इसको बताया था, मतलब कि 1 गुना से कम है, मतलब कि ध्वनि जिसका मैक नंबर 1 है, या फिर मैं बोलूं कि जो है हमारी जो आपकी साउंड की स्पीड है उससे कम है, तो वो सबसोनिक है, ठीक है। उसके बराबर है लगभग, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, उसको हम ट्रांसोनिक बोलते हैं। और हमारा जिसका मैक नंबर 1 से ज्यादा है, यानी कि वो हमारा क्या है, ज्यादा है, कितने गुना तक, 5 गुना तक ज्यादा है साउंड की स्पीड से, तो सुपरसोनिक बोलते हैं। और 5 गुना से भी ज्यादा है तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साउंड की स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में आप समझिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा उसको। तब मैंने वैसे उसको वैसे समझा दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया, कहाँ पे थे हम, कहाँ पर थे, हाँ ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में विकल्पों में कौन सा अल्ट्रासाउंड तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स? कौन सा हमारा अल्ट्रासाउंड वेव्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है? पहला है हमारा अल्ट्रासोनिक सफाई। मैंने बताया था आपको, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होती है, पौधों से कीटनाशकों को अल्ट्रासोनिक तरीके से हटाना, ये कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। छेद करना, ड्रिलिंग करते हो, कर सकते हो, डिजाइन शेप दे सकते हो, और हमारा मेटल्स में अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन मेटल भी आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? विच टेक्नोलॉजी यूजेस अकोस्टिक वेव्स टू लोकेट ऑब्जेक्ट इन द ओशियन? तो वो है हमारा क्या है, आपका सोनार, ठीक है। वो है हमारा क्या, आपका सोनार। साउंड सॉरी, सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। तो क्या है हमारा, सोनार की बात करेंगे हम, द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस अकोस्टिक वेव्स टू लोकेट ऑब्जेक्ट इन द ओशियन इज नोन एज सोनार। सोनार सिस्टम्स में क्या है, इसमें हम साउंड को इमिट करते हैं, फिर नीचे पता लगाते हैं कितनी गहराई है, किस तरीके से पता लगाते हैं जो साउंड वेव छोड़ी है वो कितनी देर में हमारी वापस आ रही है, ठीक है। पल्सेस एंड ये क्या करता है, इट मेजर्स द पल्सेस, measures the time taken for the echoes to return after reflecting of the object। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करके कितनी देर में वापस हमारी साउंड आ रही है, ठीक है। सार क्या होता है, सार भी एक बार देख लो, ये है हमारा सिंथेटिक अपर्चर रडार। मुख्य रूप से भूमि या उपग्रहों से इमेजिंग के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। लिडार हमारा क्या है, लिडार का यूज नक्शा बनाने के लिए होता है, साथ ही हमारा दूरी मापन के लिए। इको साउंडर क्या है, समुद्र की गहराई मापने के लिए विशेष प्रकार का ये सोनार है। तो ये सोनार स्पेशली हमारा समुद्र की गहराई को मापने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अगला है, विस्फोट के कारण समुद्र की तलहटी में उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं? द वेव जनरेटेड एट द बॉटम ऑफ द सी ड्यू टू एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन हुआ है, साउंड वेव जनरेट हुई है। साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य हमारी तरंग हो जाती है, अनुदैर्घ्य होती है ना, तो कैसी होगी, सी बॉटम ऑफ द सी हमारी कैसी तरंग जनरेट होगी, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो विस्फोट के कारण समुद्र की तली में आपकी अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होगी, क्योंकि इन तरंगों में माध्यम का कणों दोलन तरंग के संचरण की दिशा सेम होती है। समुद्र में उत्पन्न तरंगें जैसे सुनामी आदि इस प्रकार की तरंगें होती हैं। स्थिर तरंगें दो विपरीत दिशा में चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण से हमारा बनती है। अनुप्रस्थ तरंगें ठोस माध्यम में चलते हैं, कणों के दोलन तरंग की दिशा के लंबवत हमारा होता है। अगला है, उस सिद्धांत का नाम क्या है जो स्पष्ट करता है कि तरंग ग्राफ, ठीक है, मतलब वेव फ्रंट की बात कर रहा है, वेव फ्रंट पर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो सभी दिशाओं में फैलती हैं और एक नया हमारा तरंग ग्राफ बनाती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल विच स्टेट दैट ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स? जैसे ये हमारा सोर्स है, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट दैट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन टू फॉर्म अ न्यू वेव फ्रंट। जैसे ये हमारा वेव फ्रंट बना, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा कैसा एक वेव फ्रंट बन गया, ओके। अब यहाँ पे जाके इसने वाइब्रेट करा, अब इससे भी फिर हमारा एक और वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो हर पॉइंट से एक नया वेव फ्रंट हमारा बन रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये है आपका हाइगन्स प्रिंसिपल,
ये क्या हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल बोलता है। हाइगेंस प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट है। फिर हमारा यहाँ पे इसने जिसको वाइब्रेट करा वो एक प्रकार का वेवलेट हो जाएगा। ठीक है, act as a source of secondary wavelets that spread in all direction forming a new wavefront। फिर हमारा एक न्यू वेवफ्रंट आपका बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा वेव्स का चैप्टर और लगभग जो है हमारे ये 1 घंटा 10 मिनट अप्रॉक्स में खत्म होता है, 10-15 मिनट में। तो मुझे उम्मीद है पहली बात तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, काफ़ी अच्छे से डिटेल में जितनी आपको ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, और मैं बीच बीच में मैंने ये भी बताया कि कौन से पॉइंट हमारे जो हैं वो आपके एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर समझ आई होंगी। अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है, जाके खुद से पढ़ोगे। और पढ़ना कहाँ से है, उसके लिए ज़रूरी है आप सबके पास रेलवे सामान्य अध्ययन की पुस्तक का होना। जिन बच्चों के पास नहीं है, जाके इस किताब को आप परचेज कर लीजिएगा ई-कॉमर्स साइट पे। 299 में किताब आपको अवेलेबल है। ठीक है, और रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे, शायद इस चैप्टर में कम ही थे तो मैंने सारे ले लिए हैं। और जिन भी चैप्टर्स में मैं छोड़ रही हूँ सवाल, आप जाके खुद से प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करने हैं, आपका भी तो कोई काम बनता है, पैसिव लर्निंग करो, मोनोलॉग नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास भी किताब नहीं है तो वो जाके एक बारी किताब ले लो। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अभी जैसे आपको जितनी भी फी PDF ई बुक्स वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सारी क्लासेस की लिंक यहाँ पर डल जाता है, कई बार नहीं पता चला आपको कौन सी वीडियो आ गया है इन्फॉर्मेटिव, वो शायद आपकी बहुत मदद हो जाए, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आपको बेहद ज़रूरी है। सारी PDF क्लास की वो जो है हमारी इसी चैनल पर आपको मिल जाती हैं देखने को। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको आपको शेयर भी करना है, शेयर के साथ साथ कमेंट करना है। सब बच्चों को मैंडेटरी है, जो भी देख रहे हैं वीडियो को, वीडियो के बीच बीच में आप कमेंट किया करिए। ठीक है, कुछ भी आपको पॉइंट लगा, कुछ भी मैं पूछ रही हूँ, कुछ भी मैंने बोला तो आप वहीं पे रिएक्ट करो। लाइव चैट नहीं है आई नो, बट ठीक है, सारे कमेंट्स को मैं आपको खुद देखती हूँ और आपके रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, एंड जो लोग नए पहली बार आए हैं चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो भी जो सपना है गवर्नमेंट जॉब का, जो जर्नी है, उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपका निभाने वाले हैं। और आप देखेंगे आगे आने वाले कुछ ही सालों में कि हमारा जो AR पब्लिकेशन है किस तरीके से बच्चों के सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और इसका जो रिजल्ट है वो आने वाले ही साल में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो डेट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे हमारे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।